हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रंजन हूं और आप देख रहे हो रंजन मिश्रा फिजिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको अगर फिजिक्स समझना है। पूरे फिजिक्स का एक ओवरव्यू दे देता है ये चैप्टर कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, उसके साइंस के अपने लिमिटेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, फिजिक्स हमारे सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है, फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, फिजिक्स के जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, ये पूरा नेचर गवर्न कैसे हो रहा है, ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ये एक्चुअली हम शुरुआत से ही ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये डे नाइट क्यों हो रहा है, ये तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, ये नदियों में फ्लो कैसे है, ये कहाँ से आ रहा है, ये फ्लो किसी भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे फ्लो होता है, ठीक ना। ये लाइट कैसे है, ये किस पार्टिकल से, मटेरियल से बना हुआ है, बाकी ये दुनिया में जो मटेरियल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तरह तरह के क्वेश्चंस जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से, और समय समय पर अलग अलग फिलोसोफर इसको अपने अपने लेवल पर एक्सप्लेन भी कर रहे थे। लेकिन साइंटिस्ट एक आते हैं गैलीलियो से चीज़ें चेंज हुआ। गैलीलियो ने सबसे पहले इस जो अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसका नींव रखा, और उसको बहुत हद तक आगे बढ़ाया न्यूटन ने। बहुत सिस्टमेटिक वे में, एकदम साइंटिफिक वे में उसको आगे बढ़ाया और बहुत योगदान दिया। न्यूटन ने जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके फादर कहे जाते हैं गैलीलियो और न्यूटन। ये दोनों ने मिलकर बहुत काम किए थे। गैलीलियो के ही काम को इसने आगे बढ़ाया था न्यूटन ने, और इन्होंने अपने समय में, न्यूटन ने अपने समय में लगभग जितने भी नेचुरल लॉ हैं उसके आंसर देने की कोशिश किए थे। जो नेचुरल फिनोमिनन्स हैं उसका आंसर देने का कोशिश किया था अपने हद तक, और वो बहुत दिनों तक वो ठीक भी लग रहा था, लोग उसको पढ़ रहे थे। हाँ, बाद में जब मॉडर्न फिजिक्स आता है, आइंस्टाइन आते हैं, रिलेटिविटी थ्योरी आती है, जनरल रिलेटिविटी आती है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और उस कॉन्सेप्ट को फिर आगे सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हुआ। दरअसल में फिजिक्स में, या यूँ कह लो पूरे साइंस में, खासियत यह है इसकी कि कोई इसमें अंतिम थ्योरी नहीं होती, कोई फाइनल कमेंट नहीं होता कि ये यही लॉ है और यही अंतिम है। तो इसमें कोई फाइनल थ्योरी नहीं होती, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तक वो लॉ चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहा है तब तक वो ठीक है, तब तक वो एग्जिस्ट करेगा, हम पढ़ेंगे उसको। जैसे ही पता चलेगा कि नहीं कोई एक नया इवेंट है, इसको तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो यहाँ पे कोई फाइनल थ्योरी नहीं होती है, ये एक कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन है। ये धीरे धीरे करके 1650 से लेके 1600 से लेके यहाँ 2020 तक में ये धीरे धीरे इवॉल्व होकर इस रूप में फिजिक्स आई है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1 क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी में है। तो स्टार्ट हो रहा है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन में बताया जाता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। एकदम सिंपल कि फिजिक्स क्या है, नेचर की स्टडी है और नेचर के लॉज की स्टडी है, नेचुरल फिनोमेनन की स्टडी है। ये नेचर कैसे वर्क कर रहा है उसकी स्टडी है, राइट। तो एक डेफिनेशन तो ये हुआ, बट इसको थोड़ा और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाएं तो हम बोलेंगे कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। फिजिक्स एनर्जी और मैटर का स्टडी है और उनके आपसी संबंधों का। दरअसल में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि नेचर में दो ही चीजें हैं, आइदर एनर्जी और मैटर। दिस होल नेचर इज मेड अप ऑफ दिस टू थिंग्स, दिस टू सब्सटेंसेस, एनर्जी एंड मैटर। अब कुछ भी आप अपने तरफ से देख लो, वो या तो एनर्जी होगा या मैटर होगा। कुछ भी आप अपने तरफ जो भी देख रहे हो, रोड देख रहे हो, मकान देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो, पेन देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, या तो वो एनर्जी में रेडिएशन की भी बात है, तो या तो वो रेडिएशन है, या तो मतलब रेडिएशन है, एनर्जी है, या तो मैटर है। और फाइनली वो दोनों आपस में भी इंटर कन्वर्टेबल हैं।
तो फिजिक्स, एनर्जी, मैटर, और ये भी आपस में क्या है, इस इक्वेशन के थ्रू ये भी आपस में, एनर्जी और मैटर भी आपस में क्या है, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं कैसे, कि फिजिक्स, ये फाइनल डेफिनेशन ऐसे दिया जाता है, आप कहीं भी इसको दे देंगे और हर जगह ये आपको मान्य मिलेगा, ठीक है। उसको बोलेंगे कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड दियर इंटर रिलेशनशिप, या एक और तरीके से कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड दियर इंटर रिलेशनशिप। फिजिक्स इज अ branch of science that deals with the study of energy and matter and their interrelationship. Now, अगर ये ब्रांच ऑफ साइंस है तो फिर ये साइंस क्या है, तो साइंस की भी अपनी एक डेफिनेशन है, चलते चलते इसको सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स पे लौट के आते हैं कि साइंस क्या है, कि सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन इज नोन एज साइंस। दरअसल में कोई भी नॉलेज साइंस नहीं हो सकता। आप एक पोइट्री लिखो वो साइंस नहीं है, एक कोई पेंटिंग बनाओ वो साइंस नहीं है, हिस्ट्री की कोई बात बता रहे हो, पॉलिटिक्स की कोई बात बता रहे हो, आर्ट्स का कुछ और बता रहे हो, वो साइंस नहीं है। तुम भूत देख के आ जाओ, कुछ और बता दो, सब कुछ साइंस नहीं है, सब सारा नॉलेज साइंस नहीं है। साइंस की अपनी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो नॉलेज होगा वही साइंस कहा जाएगा, और वो बाउंड्री उसका डेफिनेशन खींच के रखी हुई है। उसको डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए, तो सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड नॉलेज, जो नॉलेज है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसके साथ साथ उसको और क्या होना चाहिए, जिसको कि हम ऑब्जर्व कर सकें, एक्सपेरिमेंट करके देख सकें, वेरीफाई कर सकें। तो सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन इज नोन एज साइंस। और उसी साइंस का पार्ट है ये फिजिक्स, ठीक है। तो हमारा फिजिक्स हो गया, साइंस हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं, देखते हैं कि स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप मींस कि उसका रेंज क्या है। तो फिजिक्स का रेंज बहुत बड़ा है, ये वैक्यूम से लेके इन्फिनिटी तक की रेंज कवर करता है। एक एग्जांपल के लिए यहां पे हमने लिख दिया था कि अगर लेंथ का मेजरमेंट किया जाए तो ये 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के 10⁻+26 मीटर तक की रेंज को कवर करता है। अब ये किसका है, ये आपका प्रोटॉन का डायमीटर है, प्रोटॉन का रेडियस है, 10⁻⁻15 फर्मी लेवल से शुरू करके और यहां तक जाता है 10⁻+26 मीटर। मतलब बड़ी से बड़ी यूनिट, जैसे उसमें आप लेंथ की बड़ी यूनिट्स मान लो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU है, उस और बड़ी यूनिट्स हैं जैसे लाइट ईयर है, तो ये उसकी बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट आप देखोगे तो माइक्रो, पिकोमीटर, ये सब तो है ही है, उससे भी ज़्यादा छोटा फर्मी है, ठीक ना। ये सब हम डिटेल में यूनिट सिस्टम में पढ़ेंगे, बस अभी आपको रेंज बता रहे हैं कि ये क्या है। इसका मास देखो आप 10⁻³ kg से लेकर के 10⁻55 kg तक। 10⁻³ किसका है, ये ऑर्डर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और 55 किसका है प्लस में, ये इस मास का ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन जितना आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स का मास है। ये टाइम देखो 10⁻22 सेकेंड, यहां से लेकर के 10⁻+18 सेकेंड तक। अब वो किसका है, ये किसका है, ये भी आप जान सकते हो। ये पूरे यूनिवर्स का एज है, एज ऑफ द यूनिवर्स, ये 10⁻18 ऐसा बताया जा रहा है। और 10⁻−22 ये क्या है, ये आपको किसी लाइट को, न्यूक्लियस को क्रॉस करने में लगा समय है, इस लेवल का, इस ऑर्डर का होता है। अब आप देखो इस रेंज से, ये इसका स्कोप है। आगे हम देखते हैं कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। तो फिजिक्स टेक्नोलॉजी में कब कन्वर्ट हो जाता है, जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर से हमारा मोबाइल बना, लैपटॉप बना, ठीक ना। फिर ये देखो सोसाइटी में कैसे सर्व कर रहा है। तो फिजिक्स तो एक प्रिंसिपल देगा, वर्किंग प्रिंसिपल देगा, लॉ देगा, फिर उसको अप्लाई करके आप इंस्ट्रूमेंट बना दिए तो टेक्नोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजी सर्व कर रहा है सोसाइटी का पर्पस,
तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो आप अपने चारों तरफ देख सकते हो। जैसे साइकिल है, अब साइकिल का जो प्रिंसिपल है, कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये सब क्या है, ये सब का जो बेसिक प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, ये सब बर्नौली थ्योरम पे है, ठीक ना। अब बर्नौली थ्योरम फिजिक्स है, उसका अप्लाई किया, हेलीकॉप्टर बनाया, एरोप्लेन बनाया, फिर उससे सर्व कर रहा है, सोसाइटी को कैरी कर रहा है। स्टीम इंजन बना, फिर ट्रेन बना, राइट। तो ये जो फिजिक्स था वो थर्मोडायनेमिक्स है, स्टीम से या हीट से वर्क लेना है, ये क्या है, फिजिक्स है। उससे फिर कन्वर्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी, और उससे फिर सोसाइटी को सर्व किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ भी आप देख रहे हो, आप मोटर कार देख रहे हो, साइकिल देख रहे हो, स्कूटर देख रहे हो, ये मोबाइल कैमरा जो हम लिख रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, इसका जो बेसिक है वो फिजिक्स है। वो जब इंस्ट्रूमेंट बन के आ रहा है तो टेक्नोलॉजी है। सोसाइटी के पर्पज को सर्व कर रहा है तो वो सर्विस टू द सोसाइटी हो गया, ठीक ना। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें आता है कि ये हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, फर्दर क्लासिफिकेशन में क्या है कि दो तरीके की फिजिक्स हम बेसिकली पढ़ते हैं, एक तो मैक्रो फिजिक्स और एक माइक्रो फिजिक्स। मैक्रो का जो लिटरल मीनिंग होता है बड़ा, और माइक्रो का लिटरल मीनिंग होता है छोटा। तो इसका यहाँ भी वही मीनिंग है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो टेरेस्ट्रियल चीज़ें हैं, सेलेस्टियल चीज़ें हैं, ग्रह है, उपग्रह है, बड़ी सी साइकिल है, रोड है, पेड़ है, पर्वत है, जो कुछ भी आप देख रहे हो बड़ी बड़ी चीज़ें आपके चारों तरफ, ठीक ना। पत्थर है, दूसरा पत्थर है, उसमें फोर्स लग रहा है, एक दूसरे पे मार रहे हो, जो भी करना है करो। जो चीज़ों को आप छू पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, और उसका इफेक्ट देख पा रहे हो, उसमें फिजिक्स ढूंढ पा रहे हो, तो वो सब मैक्रो में आएगा। माइक्रो क्या है, जिसको आप देख नहीं पाओ, जैसे एटम की अंदर की बात, एटम, मॉलिक्यूल्स, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें वो माइक्रो में आ जाएगा। अब इसी को हम क्लासिकल फिजिक्स भी कह लेंगे। क्लासिकल जो न्यूटन वाली फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स भी इसमें बोलेंगे। इसी को न्यूटोनिक फिजिक्स भी बोल देते हैं, या न्यूटोनिक मैकेनिक्स बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं, टेरेस्ट्रियल, सेलेस्टियल सारे ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इसमें मैकेनिक्स पढ़ते हैं, काइनेटिक्स पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, हीट पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये जो चीज़ें आप पूरा आपका 11th इसी में पढ़ेंगे। आपका ऑसिलेशन पढ़ेंगे, इसमें वेव पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक ना, काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक, ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, ये सब कुछ हम इसी में पढ़ेंगे। उधर भी पार्ट 2 में भी अगर आप 12th में भी देखोगे तो उसमें भी मेजर पार्ट आपका इसी में आएगा, मैक्रो में। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, वो सब इसी में आएगा। हाँ, कुछ पार्ट अब इधर क्या पढ़ेंगे, जो मॉडर्न फिजिक्स है वो इसमें पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स इसमें पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स इसमें पढ़ेंगे, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, वो सब उसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। वो इसके अंडर में आता है माइक्रो में। सिंपल सी बात है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सब चीज़ें इसमें आती है, और जिसको बहुत छोटी चीज़ें हैं माइक्रो लेवल पे, वो इसमें आती हैं। तो ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक ना। आगे अब हम आगे बात करने चल रहे हैं कि फिजिक्स के जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, दरअसल में ये फिजिक्स नहीं, ये नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। नेचर में यूं तो आप देखो तो आपको डेली लाइफ में कई तरीके के फोर्स मिलेंगे, ठीक ना। जैसे आपको एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, विस्कस फोर्स, मस्कुलर फोर्स, बहुत तरीके के फोर्सेस आपको, डायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, डिस्टेंस फोर्स, कई तरीके के फोर्सेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दुनिया भर के फोर्सेस में अगर आप देखने जाओ तो ये केवल 4 फोर्स से मिलके बनते हैं। देयर आर ओनली 4 फोर्सेस, जिसको हम फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। तो वो फोर्स है ये, पहला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि फंडामेंटल फोर्स है, जो कि नेचर का नेचर है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक ना। और इसमें से भी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर है, ये दोनों तो आपका न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूक्लियस के बाहर क्या रहता है, वो केवल ये दोनों हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो आपको मिलने वाले हैं, वैसे तो ये दोनों भी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों तो यूनिवर्सल हैं, सब जगह होते हैं, इनका रेंज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक ना।
और ये दोनों लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, ये दोनों क्या है, केवल फिजिक्स के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। बट ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अवेलेबल इन द नेचर। तो अगर मैं इसका एक ऐसा ऑर्डर बना के लिखना चाहूँ तो ऑर्डर ऐसा बन जाएगा कि सबसे स्ट्रांग ये होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बाद होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कमजोर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसका ऑर्डर है। यही 4 फोर्स हैं नेचर में। बाकी जो फोर्सेस हैं दे आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज 4 फंडामेंटल फोर्सेस। वो इसका एप्लीकेशन है। यही फोर्स है किसी और फॉर्म में बाहर आया है। और जो आप बाहर देखते हो फोर्स, वो केवल ये फोर्स है और ये फोर्स है। ये ईएम फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। बिकॉज ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों तो अंदर हैं, ठीक ना। अब आप अपने डेली लाइफ में देख लो, जो भी फोर्स लग रहा होगा वो या तो ग्रेविटेशनल होगा या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जहां कहीं आपको कंफ्यूजन हो, नहीं समझ आ रहा कि ये कौन सा फोर्स है, जैसे मान लो कि अब यहीं पे हम लिख रहे हैं, तो ये जिस फोर्स के कारण ये स्याही इसमें चिपक रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जिस फोर्स के कारण यहां ये टंगा हुआ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जिस फोर्स के कारण हम अपने हाथ पैर को हिला पा रहे हैं, ये जो मस्कुलर फोर्स है, अल्टीमेटली ये देखोगे तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और जिस फोर्स से अर्थ हमें पुल की हुई है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। जिस फोर्स से अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, ग्रेविटेशनल है। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ग्रेविटेशनल है। तो जो बाहर ये इवेंट्स देख रहे हो, ये इन दो का इफेक्ट है। न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे तो ये और ये मिलेगा। आगे हम न्यूक्लियस में इसका और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, वो क्लास 12th में है। तो इसके जैसे ये आपने देखा, वैसे ही 4 फंडामेंटल लॉज भी हैं। 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ द नेचर। जैसे 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के, वैसे 4 फंडामेंटल लॉज भी हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहाँ गया? ये है। और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, और चौथा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब पहला लॉ, ये 4 लॉ ऐसे हैं जिसका एप्लीकेशन आपको पूरे थ्रू आउट द फिजिक्स, आपको पहले चैप्टर जो स्टार्ट होगा इसके बाद से इसके अंतिम चैप्टर तक आपको ये मिलता रहेगा। ये चारों मिलते रहेंगे। किसी चैप्टर में ऐसा नहीं होगा कि आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट ना आए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये ना आए, क्योंकि इसी का अल्टीमेटली एप्लीकेशन है सब कुछ। हर चैप्टर में इससे क्वेश्चन बनेंगे लगभग। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को पैदा नहीं किया जा सकता, एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता। जैसे उन्होंने कहा न जायते मृते वाक, उसी पैटर्न पे ये भी। तो ये ना तो जायते, ना तो ये पैदा होता है, ना ही ये मरता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन अभी इसको एनर्जी, जब से ये इक्वेशन आया है तब से हम इसको केवल एनर्जी नहीं, एनर्जी प्लस मास कंजर्वेशन के नाम से पढ़ते हैं। पहले हम मास कंजर्वेशन अलग पढ़ते थे, एनर्जी कंजर्वेशन अलग पढ़ते थे, लेकिन अब चूंकि ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं, तो इसलिए हम एनर्जी प्लस मास कंजर्वेशन बोलते हैं। तो एनर्जी प्लस मास कंजर्वेशन, ठीक ना। मीन्स इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट, ठीक ना। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या चार्ज कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं। तो ये भी कह रहा है कि फॉर अ गिवन सिस्टम या फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। या पहले वाले लैंग्वेज में भी कह सकते हो कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये 2 ऑब्जेक्ट हैं सपोज, तो इस पे से चार्ज इस पे से इस पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं,
बट चार्ज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, चार्ज को कंप्लीटली जनरेट नहीं किया जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता। जब भी चार्ज पैदा होगा, अब आप बोलो कि हम घिस दें अभी चार्ज तो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, लेकिन वो हमेशा पेयर में आएगा। तो नेट चार्ज विल नॉट विल नॉट गोइंग टू बी चेंज, नेट चार्ज विल बी सेम। या तो ये पेयर में आएगा, प्लस जितना आएगा उतना माइनस भी आएगा साथ में, और जब नष्ट भी होगा तो जितना प्लस नष्ट होगा उतना माइनस भी जाएगा उसके साथ में। तो नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन अनचेंज्ड, वो कांस्टेंट रहेगा। और तीसरा, चार्ज कंजर्वेशन के बाद फिर ये लीनियर मोमेंटम, आप पढ़ा होगा mv, मास टाइम वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। तो किसी भी सिस्टम का, गिवन सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता। मतलब आप पढ़ोगे आगे चल के कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक ना, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसे ही इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हम पढ़ते हैं L इज इक्वल टू व्हाट, mvr, एंगुलर मोमेंटम। ये दोनों अगर आप चूंकि 11th में अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, इसका मतलब हो सकता है आप लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम अभी ना जानते हो। नहीं जानते हो तो घबराने की कोई बात नहीं, 3-4 चैप्टर के बाद आप में आने वाला है ये, ठीक ना। रोटेशनल आएगा आप में, तो वहाँ पे ये सब मिलेगा आपको, सर्कुलर मोशन आएगा, रोटेशनल मैकेनिक्स आएगा, वहाँ पे ये सब मिलेगा आपको। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम है यहाँ पीवी, और इसका मोमेंट बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। ये है हमारा मोमेंट ऑफ लीनियर, और ये भी कंजर्व होता है, ये कांस्टेंट होता है। दरअसल में यही कारण है कि अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है। उसको फ्यूल कौन दे रहा है? यहाँ तो एक गाड़ी अभी घुमाना है, ऐसे चौराहे पर गोल गोल घुमाओ, थोड़ी देर में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ये अर्थ सन के चारों तरफ सदियों से, पता नहीं कब से घूमे पड़ी है। कौन दे रहा है उसमें फ्यूल? कौन पेट्रोल भर रहा है? यही है, ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल बताता है कि उसको फ्यूल की जरूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम की वजह से, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की वजह से वो घूमता रहेगा। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है और अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। उसको फ्यूल की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसकी जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है। तो ये नेचर का नेचर है। अच्छा, तो ये हमारे 4 इसमें बेसिक फोर्सेस थे, फंडामेंटल फोर्सेस। ये 4 फंडामेंटल लॉज थे जिसको हमने जान लिया। अब हम फटाफट इसको खत्म करने जा रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपने बहुत जल्दी ये चैप्टर का एक अच्छा सा ओवरव्यू पा लिए हो। अगला 2 पॉइंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं कि थ्रस्ट ऑफ द फिजिक्स। थ्रस्ट ऑफ द फिजिक्स बोलते हैं कि, या की थ्रस्ट ऑफ द फिजिक्स। ये 2 चीज़ों पे रहता है। एक होता है रिडक्शनिज्म थ्योरी और एक होता है यूनिफिकेशन थ्योरी। रिडक्शनिज्म थ्योरी का मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स इवेंट्स है, फेनोमेनन है, उसको उसके बहुत छोटे से अवयव से, एक छोटे से पार्ट, छोटा सा यूनिट ले करके उस बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझा देना, ये कहलाता है रिडक्शनिज्म थ्योरी। बात क्लियर हो रही है? कोई बड़ा सा इवेंट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन हो रहा है, उसको उसी के एक छोटे यूनिट को लेकर उस बड़े कॉम्प्लेक्स चीजों को समझा देना कहलाता है रिडक्शनिज्म थ्योरी। और लास्ट बात जो बता के मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूं, और वो है थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन, जिसमें कि लास्ट में आइंस्टाइन इसी थ्योरी पे काम कर रहे थे जब 1955 में उनकी डेथ हुई। अभी भी इस पे काम चल रहा है। इसका कहना यह है, आइंस्टाइन का मानना था, उनका एक स्टेटमेंट था कि गॉड डजंट प्ले डाइस, मतलब कि चीज़ें इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं हैं। एक और उनका स्टेटमेंट याद आ रहा है कि उन्होंने बोला कि द मोस्ट इनकॉम्प्रहेंसिबल थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड इज इट इज़ कॉम्प्रहेंसिबल। तो उन्होंने बोला कि इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें, ईश्वर कोई बहुत ऐसा जुआ नहीं खेल रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स दुनिया नहीं बनाया है, वो बहुत सरल बनाया, हमें उसको पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे हजारों फोर्स सिमट के 4 फोर्स में आ गए
और अब तो ये भी है कि इन चारों को सिमटा के एक फोर्स पे काम होने जा रहा है, जिसमें से ये तीन का तो काफ़ी सिमिलरिटी मिलती है कि ईएम फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसकी पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों को एक किया जाए। चौथे में थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा अलग है, उस पर काम चल रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में ये चार की जगह पे एक ही फोर्स पढ़ा जाए। तो इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन थ्योरी। या एक और बात समझ लो आप, न्यूटन का एक जो बहुत फेमस आपने वो देखा कि एप्पल गिरा नीचे जमीन पे, उसने कहा अच्छा ये इवेंट है एक। दूसरा एक इवेंट आप देखो कि एप्पल का नीचे गिरना, हमारा आपका जमीन पे खड़े रहना, धरती को हमें पुल करके रखना, और सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना, ये सब के पीछे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। मतलब एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि पूछो मत। तो पहले इन सबको अलग अलग समझा जाता था, अलग अलग पढ़ा जाता था, लेकिन जब से ये थ्योरी आई यूनिफिकेशन थ्योरी, तब से सब में कॉमन चीजें देखी जाने लगी कि अच्छा इसी थ्योरी का इफेक्ट ये भी है, इसी थ्योरी का इफेक्ट ये भी है, इसी थ्योरी का इफेक्ट ये भी है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये 2-3 एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, इसके बाद आज का ये वीडियो लेक्चर यहां पे एंड करेंगे। अगले लेक्चर से आपका यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन भी इसका ऑन करके रखिए, सो दैट कि हमारा हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे और आप बिल्कुल आसान भाषा में महसूस करते हुए फिजिक्स को सीखें। तो आगे मैं बताने जा रहा था कि यूनिफिकेशन थ्योरी का लास्ट पॉइंट आप यूं समझ लीजिए, जैसे कोई चार्ज है तो पहले दो चार्जों के बीच का जो फोर्स है, लॉ ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, वो अलग पढ़ा जाता था। करंट अलग पढ़ा जाता था, करंट का जो इफेक्ट है वो अलग पढ़ा जाता था। ठीक ना, मैग्नेट को अलग ही माना जाता था कि मैग्नेट तो अलग ही है और मैग्नेट के जो इफेक्ट हैं वो अलग हैं। बाद में सब कंबाइन हो गया, एक ही थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो सब सारा इफेक्ट उसमें आ गया। ये बताया कि ये सब एक ही चार्ज है, चार्ज का ही इफेक्ट है। कूलम्ब्स लॉ भी चार्ज का इफेक्ट है, करंट भी चार्ज का इफेक्ट है, मैग्नेटिज्म भी चार्ज का इफेक्ट है। तो ये चीज़ों की इतनी जो कॉम्प्लेक्स थी, पहले अलग अलग चीज़ें थी, उन सबको समेट करके एक थ्योरी से एक्सप्लेन कर देना, वो कहलाता है थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन। ठीक है, तो आने वाले दिनों में ये थ्योरीज और भी कम हो सकती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि 4 फंडामेंटल फोर्स और 4 फंडामेंटल लॉज, ये नेचर के बहुत सारे इवेंट्स को, बहुत सारे फिनोमेनन को, लगभग तुम्हारी पूरी फिजिक्स को कवर करते हैं, सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। क्या आपको और जानना है, आपके मन में क्या क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, आप जुड़े रहो इस चैनल से। और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं इस पे जो आप देख सकते हो, सीख सकते हो फिजिक्स, और आगे भी हम नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।